Good afternoon, all of you. Myself, Parveen Kumar Singh, and today we are gathered here to in-house session, and my topic is developing resilience in students. Resilience means लचीलापन, यानी कि हम अपने स्टूडेंट्स में, अपने छात्रों में लचीलापन कैसे ला सकते हैं, यानी कि उन्हें अलग अलग विषम परिस्थितियों, प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने के लिए अलग अलग तकनीकों का उपयोग करके वो कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, लचीलापन से ही रिलेटेड है, रिजिलियंस। तो लचीलापन का अर्थ क्या होता है? लचीलापन एक व्यक्ति की प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने, अनुकूलन करने और उससे उबरने की क्षमता है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति जो अलग अलग परिस्थितियों से गुजरता है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरता है, तो जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो वो अपने आप को उस प्रतिकूल परिस्थिति से कैसे बाहर निकाले, और इसके लिए वो जो भी उपाय करता है, जो भी टेक्निक का यूज करता है, वही उसे आगे लचीला बनाता है और सीखने की या फिर किसी विषम परिस्थिति से निकलने की क्षमता प्रदान करता है। यह क्षमता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। जैविक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है और सही प्रशिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से इसे सिखाया और आत्मसात किया जा सकता है। मतलब कि ये जितने भी लोग होते हैं उन सब में इसकी समानता नहीं होती है, यानी कि जो रिजिलियंस होता है वो जितने भी लोग होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब में समान नहीं होती है, सब में अलग अलग होती है। और इसका जैविक, सामाजिक या पर्यावरणीय कारक हो सकती है, जिसकी वजह से ये डिफरेंस होता है। छात्र प्रतिकूल जीवन स्थितियों से निपटने के लिए, सीखने के लिए उपकरण विकसित कर सकते हैं। यानी कि जब वैसा सिचुएशन आता है जब स्टूडेंट्स का फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है, यानी कि उसके अनुकूल नहीं होता है, तब वो उससे बाहर निकलने के लिए, उससे निपटने के लिए अलग अलग टूल्स का, उपकरण का यूज करता है और उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। अर्थात लचीलापन का अर्थ है कठिन परिस्थितियों से उबरने की क्षमता। यानी कि जो व्यक्ति जितना लचीला होगा, यानी कि जितने ज्यादा वो अपने आप को किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने का उसके पास क्षमता होगा, वो उतनी ही आसानी से किसी भी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकता है। अब लचीलापन है क्या? जैसा कि परिभाषित किया गया है, लचीलापन प्रतिकूलता या तनाव का सामना करने पर अच्छी तरह से अनुकूलन करने की क्षमता है। यानी कि जब किसी के साथ, हमारे साथ, आपके साथ, किसी के साथ जब
ज्यादा तनाव होता है, वो वर्क प्रेशर हो सकता है या फिर डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेस हो सकते हैं। तो वो जब स्ट्रेस होता है तो हर आदमी चाहता है कि उससे बाहर निकलने के लिए, स्ट्रेस जो होता है उससे बाहर निकलने के लिए, और इसके लिए वो अलग अलग टेक्निक्स का यूज करता है, अलग अलग तकनीक का यूज करता है और फाइनली वो बाहर से निकल भी जाता है। तो ये विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने की या विषम परिस्थितियों में अनुकूलन करने की, उसमें एडजस्टमेंट करने की क्षमता है, कैपेसिटी है। लचीलापन छात्रों को चुनौतीपूर्ण अनुभवों के संभावित प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभावों को दूर करने में मदद करता है। अब है छात्रों को चुनौतीपूर्ण अनुभव, यानी कि जो काफी ज्यादा चुनौती देने वाला जो टास्क होता है, उससे जब वो जो भी पॉसिबल जो फैक्टर्स होते हैं उसको यूज करके जब उससे वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो होते हैं वो दूर करके उसमें मदद करता है। लचीलापन कठिनाई के बावजूद दृढ़ता से परे चला जाता है। लचीला छात्र स्कूल या सामाजिक चुनौतियों जैसे बढ़ते प्रयासों, नई रणनीतियों का विकास या संघर्ष समाधान का अभ्यास की सकारात्मक व्याख्या करते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट ज्यादा लचीलापन होगा, वो किसी भी जो नई चुनौती मिलेगी या कोई संघर्ष करना पड़ेगा तो उसमें बड़े ही आसानी से उसको सकारात्मक रूप से उससे बाहर निकल सकता है। अगला पॉइंट है, कई प्रमुख क्षमताएं लचीलेपन से जुड़ी हैं, जिनमें कुछ पॉइंट्स हैं। भावनात्मक विनियमन, तो ये भावनात्मक विनियमन जो होता है, स्थिति को सुधारने के लिए शांत रहने और भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता होती है। यानी जब स्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती है तो उस समय में उस परिस्थिति को, उस स्थिति को सुधारने के लिए, यानी उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए उस समय यदि हमें शांत रहने की जरूरत है या फिर अपनी जो अभिव्यक्ति है, भावनाएं हैं, उसको व्यक्त करने की जो क्षमता है, उसी को भावनात्मक विनियमन है। आवेग नियंत्रण, कार्य करने की इच्छा और संतुष्टि और दृढ़ता में देरी करने की क्षमता पर कार्रवाई करने के लिए सचेत विकल्प बनाना। कारण विश्लेषण, समस्या विश्लेषण और सटीक कारण, यानी कि वहां पे यदि कोई विषम परिस्थिति होती है तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि किस कारण से हम यहाँ पे स्ट्रेस ले रहे हैं, तनाव में है, या फिर हम कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। तो इसके कारण की खोज करते हैं और फिर हम उससे बाहर निकलते हैं। सहानुभूति, किसी और की भावनाओं और जरूरतों को समझना, यानी जो स्टूडेंट या जो लोग ज्यादा लचीलेपन होते हैं वो दूसरों की जो भावनाएं होती हैं, जो जरूरतें होती हैं, उसको समझते हैं और उसमें उनकी जो भी सहयोग हो पाता है वो करने की कोशिश करते हैं। यथार्थवादी आशावाद, वास्तविकता को नकारे बिना सकारात्मक बने रहे। यानी यथार्थवाद का मतलब होता है कि जो वास्तविक चीजें होती हैं उसको एक्सेप्ट करना, तो उसको एक्सेप्ट करें और हमेशा सकारात्मक बने रहें।
आत्म प्रभावकारिता, समस्या समाधान और तनाव प्रबंधन में विश्वास। आत्म प्रभावकारिता का मतलब हुआ कि जो समस्या है उसको हम कैसे समाधान करें, उसके लिए क्या क्या हम उपाय करें जिससे कि उस समस्या का समाधान हो जाए। और तनाव प्रबंधन यानी कि जो भी हमारे स्ट्रेस होते हैं उसको हम कैसे मैनेज करें, यानी कि कैसे हम उस स्ट्रेस से अपने आप को बाहर निकालें। इसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हम किसी भी तनाव से बाहर निकल सकते हैं आसानी से। अवसरों की तलाश, नए अवसरों को लेने और दूसरों तक पहुंचाने की क्षमता, यानी कि जो लोग ज्यादा लचीले होते हैं, जो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से अपने आप को निकालने में सक्षम होते हैं, वो नए अवसरों को एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि जो कोई नया टास्क मिलता है, कोई नया वर्क मिलता है, तो उसको बड़ी ही आसानी से एक्सेप्ट करते हैं और उस पर परफॉर्म करते हैं। जबकि जो जिनमें ये रेजिलियंस की जो कमी होती है, वो नया टास्क जो मिलता है या फिर कुछ नया करने के लिए मिलता है तो उससे घबरा जाते हैं। लेकिन जो ज्यादा लचीले होते हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, वो आसानी से उसको एक्सेप्ट करते हैं और उस पर वर्क करना शुरू करते हैं। अगला पॉइंट है लचीलापन के प्रकार, यानी कि ये जो रेजिलियंस होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो लचीलापन बहुवैकल्पिक है, यानी कि जो रेजिलियंस है या फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुवैकल्पिक होता है, यानी कि इसका कोई एक टाइप नहीं होता है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे शारीरिक लचीलापन, इंजीनियरिंग लचीलापन तथा व्यक्तित्व लचीलापन। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं व्यक्तित्व लचीलापन की बात कर रहे हैं, यानी कि रेजिलियंस की बात कर रहे हैं। व्यक्तित्व में लचीलापन लाए, यानी कि अगर हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वहां पे हमारी जितनी अच्छी एडजस्टमेंट होगी, और एडजस्टमेंट तभी आती है जब हमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि हमारे अंदर जब लचीलापन ज्यादा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो हम किसी भी इन्वायरमेंट में बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं। तो व्यक्तित्व में लचीलापन लाए। भाषा में एक शब्द आता है दूहना, इसे पशुओं से जोड़कर देखा जाता है, जैसे गाय का दूध दूहना, किसी के श्रेष्ठ का किसी और के द्वारा उपयोग किया जाना। यानी कि अगर कोई किसी कार्य को करने में निपुण है तो उसकी उस निपुणता को, उसके उस एक स्किल को किसी और के द्वारा उपयोग किया जाना, ये भी एक लचीलापन का लोग यूज करते हैं। मनुष्य जीवन में अपने लिए श्रेष्ठ उपयोगी बातें ढूंढने के कई अवसर हैं। जिंदगी लगातार सुख दुख प्रवाहित कर रही है। क्षमता आपकी है कि आप किसे ग्रहण कर रहे हैं, सुख या दुख। यानी कि हमारी जो रोज की जिंदगी होती है इसमें बहुत सारे हमारे साथ ऑकरेंस होते हैं, तो कुछ से हमें खुशी होती है, कुछ से गम होता है। यानी कि हम पे ये डिपेंड करता है, हमको ये चुनना होता है कि हम इसमें से खुशी को ज्यादा तवज्जो देते हैं या फिर गम को। यदि आप दुखों से बचना चाहते हैं तो आपको थोड़ा लचीला होना पड़ेगा, यानी चीजों से जुड़ जाए। यानी कि
खुशी और गम ये तो आते रहते हैं। तो ये दोनों जो चीजें होती हैं ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती है, ये चेंज होते रहता है। खुशी भी आती है तो वो भी बदलता है, गम भी आता है तो वो भी क्षणिक होता है। तो ये नहीं कि जब गम आया तो हम बिल्कुल उसमें डूब गए और अपनी जो डेली लाइफ है वो मेरा उससे इफेक्टेड हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए इन सब से बचने के लिए हमें क्या होगा, तो हमें फ्लेक्सिबल होना होगा, रिजिलियंस होना होगा, तभी जाकर के हम इससे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। अपने आप को किसी से काट लेना, कुछ लोग खुद को समाज से काट लेते हैं, परिवार से काट लेते हैं और मनुष्य स्वयं से भी कट जाता है। यानी कि जब उसके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है, जब उसके लाइफ में कोई सैडनेस आती है, तो वो उससे उबरने के बजाय अलग थलग रहने लगता है। यानी कि अपने आप को बिल्कुल प्राइवेसी में लेकर के चला जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ लचीले होने का मतलब है हर परिस्थिति में ढल जाना, यानी कि हमारे सामने जैसा सिचुएशन आए उसमें हम अपने आप को एडजस्ट कर लें। इसका अच्छा उदाहरण है, नर्तक दक्ष हो तो नृत्य कला में शरीर का लोच उसे निखारता है। यदि कोई डांसर है और वो अगर अपने वर्क में, अपने प्रोफेशन में अगर वो स्किल है, दक्ष है, तो उसका जो शरीर का जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो उसको और आगे ले जाता है। इसी तरह हमारे पूरे व्यक्तित्व में लोच होनी चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रेजिलियंस होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट करें। हम हर स्थिति में ढल जाएंगे और श्रेष्ठ प्राप्त कर लेंगे। यदि हमारे अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, रिलीजियंस होगी, तो हम किसी भी इन्वायरमेंट में जैसा भी सिचुएशन आए हम उसमें काफी आसानी से एडजस्ट कर लेंगे। लचीलेपन का मतलब आचरण से गिरना नहीं है, सफलता के लिए अपनी योग्यता का सदुपयोग करना ही लचीलापन है। यानी कि अगर हम अपने को या किसी को अगर हम फ्लेक्सिबल करते हैं तो ये नहीं कि वो बिल्कुल अपना वर्क या फिर लूज टाइप का आदमी, वैसा नहीं है। तो ये लचीलेपन का मुख्य रूप से यूज जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि अपने अंदर जो हमारी क्षमताएं हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों से निकालने के लिए सक्षम हैं, उनको निखारना और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए होता है। लचीलेपन का यह उपयोग है कि हम जीवन भर शरीर पर टिक जाते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम लाइफ टाइम अपने आप को स्टैंड किए हुए रहते हैं। लचीला व्यक्ति हर स्थिति का लाभ उठाना जानता है, यानी कि जिसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ज्यादा दक्ष होते हैं। और तो और जीवन में उदासी आ जाए तो उसका भी फायदा उठाया जा सकता है, यानी कि यदि हमारे लाइफ में कोई ऐसा इवेंट होता है जिससे हम सैड हो गए, तो जरूरी नहीं है कि उसको हम ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस रूप में, निगेटिव रूप में लेते हैं या पॉजिटिव वे में।
अगर हम नेगेटिव रूप में वे में लेते हैं तो हम उसी में उलझ करके रह जाएंगे, हमारी जो लाइफ शेड्यूल है वो उससे इफेक्टेड हो जाएगी। और यदि हम उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं तो उदासी में अकेलापन नुकसान पहुंचाएगा, पर यदि व्यक्तित्व में लचीलापन है तो आप अकेलेपन को एकाग्रता में बदल सकेंगे, और एकाग्रता में बदलने के लिए शरीर से हटकर भीतर आत्मा तक जाना जरूरी है। अब यहाँ पे बात है एकाग्रता, यानी कि यदि हम सैड हैं तो सैड लोग होते हैं तो अकेले में चले जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं। तो एकांत में जाने का मतलब है कि वहां पे हम जा करके अपने आप को किसी पॉइंट पे अपने आप को एकाग्रचित करें। और यहाँ पे एकाग्रचित तभी हो पाएगा जब हम अपने अंदर हमारी जो पावर होती है उसको जब हम जागृत करेंगे, तब हम किसी पॉइंट पे अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। एकाग्रता में बदलने के लिए शरीर से हटकर भीतर आत्मा तक जाना जरूरी है। उदासी शरीर से हटी, शरीर की थकान गई और आप स्फूर्त हुए। यानी कि जब हमारे अंदर से उदासी खत्म हो जाती है तो हम अपने आप को बिल्कुल तरोताजा फिर से महसूस करने लगते हैं। आत्मा पर जाने से जो ऊर्जा मिलने वाली है वह आपकी समूची स्थिति को बदल देगी। यानी कि हमारे अंदर से जब वो उदासी हटेगी और उस उदासी जब वो हटेगी तो हम एक नई ऊर्जा के साथ फिर से वर्क करना शुरू कर देते हैं। इसलिए लचीलेपन को ठीक से समझकर अपने व्यक्तित्व में स्थितियों के प्रति लोच लाकर उन सफलताओं को जरूर हासिल करें जो इसी कारण से दूर है। यानी कि लचीलेपन को ठीक से समझने की आवश्यकता है और अपने व्यक्तित्व में स्थितियों के प्रति लोच ला करके, यानी कि जो हमारे सामने कंडीशन होता है, सिचुएशन होता है, उसके हिसाब से हमें जिस चीज को अपनाने की आवश्यकता होती है उन सारी टेक्निक्स को अपना करके उन पे हम सफलता हासिल कर सकते हैं, जो कि हम इससे दूर होते हैं। अगला है लचीलेपन का वर्गीकरण, यानी कि हम इसको कैसे अलग अलग हिस्से में बांट सकते हैं। तो प्राकृतिक लचीलापन, यानी कि नेचुरल रिलीजियंस। कुछ लचीलेपन ऐसा होता है जिसे लेकर ही व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेता है। ऐसे लचीलेपन को प्राकृतिक लचीलेपन कहते हैं। यानी कि कुछ हमारे अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो कि बाय बर्थ होती है, यानी कि वो नेचुरल चीजें होती हैं जो कि हमें अपने इन्वायरमेंट से सीखने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ से अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं होती है, वो बाय बर्थ हमारे अंदर होती है। तो उन्हें ही हम प्राकृतिक लचीलापन कहते हैं। इस प्रकार का लचीलापन हमें जीवन को पूर्ण उत्साह एवं स्फूर्ति के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि ये जो नेचुरल इंटेलिजेंस होता है, ये हमारे लाइफ जो होती है इसको पूरे उत्साह और स्फूर्ति यानी पूरी ताजगी के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। यह लचीलापन मनुष्य का स्वभाव होता है, यानी कि ये हम कहीं से एडॉप्ट नहीं किए होते, बल्कि ये हमारे अंदर नेचुरली होता है। और
ये हमारे स्वभाव में होता है। प्राकृतिक लचीलापन हमारी रक्षा करता है तथा हमें जीवन में क्या करना है, कहाँ जाना है, हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है आदि का पता लगाने की हमें अनुमति देता है। यानी ये जो नेचुरल इंटेलिजेंस है ये हमें इस बात के लिए आकर्षित करता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, यानी कि हमें लाइफ को आगे ले जाने के लिए इसमें क्या चीजें करनी है, कहाँ जाना है, हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है। यानी कि ये सारी चीजें जो है ये समझने में ये हमारी मदद करता है। साथ ही इन सभी कार्यों में हमारी सहायता भी करता है। यानी इन सबको अपनाने में किसको हमें एडॉप्ट करना है, किसको नहीं, तो इन सारी चीजों को समझने में हमारी मदद भी करता है प्राकृतिक लचीलापन। अगला है अनुकूली लचीलापन। लचीलेपन का दूसरा प्रकार अनुकूली लचीलापन है। यह लचीलापन आग के परीक्षण के समान है, यानी कि ये काफी ज्यादा रिस्की होता है, यानी कि इसके इफेक्ट्स काफी प्रभावशाली होते हैं जो हमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने एवं उसके अनुसार समाधान करने के लिए तैयार करता है। यानी हम आग के समान यहाँ पे कहा गया है कि ये जो अनुकूली लचीलापन है ये आग के परीक्षण के समान, यानी कि किसी भी चीज में यदि हम फायर का यूज करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है, उसका जो इफेक्ट होता है वो काफी ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो ये जो है ये हमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने एवं उसके अनुसार समाधान करने के लिए तैयार करता है। यह व्यक्तियों के चरित्र से ही परिलक्षित होता है। यानी जो अनुकूली लचीलापन है ये लोगों का जो बिहेवियर है या फिर चरित्र है उसी से ही ये परिलक्षित हो जाता है। अतः यदि व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों का सामना भी आसानी से कर लेता है और यदि ये इस प्रकार का जो रिलीजियंस अगर किसी में आ जाती है तो वो कठिन से कठिन जो परिस्थितियां होती हैं उसमें भी अपने आप को बड़े ही आसानी से समावेश कर लेता है अपने आप को, यानी कि उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इसका अभिप्राय है कि वह अधिक मजबूत एवं लचीला हो गया है और जिसके अंदर ये जो अनुकूली लचीलापन है ये जिसके अंदर आ जाता है वो पहले से ज्यादा मजबूत, यानी कि मजबूत करने का मतलब कि ये जिसमें आ जाएगा वो विषम से विषम परिस्थिति में भी अपने आप को स्टेबल कर सकता है, उसमें एडजस्ट कर सकता है अपने आप को। अगला है पुनः संग्रहित लचीलापन। इस लचीलापन को सीखा हुआ लचीलापन कहते हैं, यानी कि पीछे के कुछ उदाहरणों से जब हम कुछ सीखते हैं तो इस प्रकार के लचीलापन में हमें उन तकनीकियों को सीखते हैं जिससे हम प्राकृतिक लचीलापन को विकास कर सके, विकसित कर सके। यानी कि जब हम पुनः संग्रहित, यानी कि इस लचीलापन को जब हम सीखते हैं अपने अंदर इसको समाहित करते हैं तो पीछे जो हम प्राकृतिक लचीलापन से जो चीजें सीखे होते हैं उसको और ज्यादा इम्प्रूव करते हैं और जब हम उसको और ज्यादा इम्प्रूव करते हैं तो उसका इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। तो
तो ये थे लचीलापन को हम अलग अलग वर्गीकृत किए। अब है छात्रों में लचीलापन को बढ़ावा देने वाले कारक। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको यदि हम अपनाएं तो ये हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको और ज्यादा फ्लेक्सिबल, उनको और ज्यादा रिलीजियस बना सकते हैं। लचीलापन विकसित करने के लिए सीखने के दौरान छात्रों को असंक्रमित होना पड़ता है। शिक्षकों और माता पिता को मिलकर काम करना चाहिए। घर के माहौल में असाइनमेंट विकसित करना चाहिए और एक सहभागी और सक्रिय संस्कृति को प्रोत्साहन करना चाहिए। यानी कि जब हम उस फैक्टर्स की बात करते हैं जो स्टूडेंट्स के रिलीजियंस को इम्प्रूव करता है, तो उसमें केवल शिक्षक की भागीदारी शामिल नहीं है, उसमें माता पिता जो, क्योंकि ये जो इफेक्ट होता है ये जरूरी नहीं है कि केवल स्कूल कैंपस में ही, यानी कि उसके घर का जो वातावरण है वो कैसा है, स्कूल का वातावरण कैसा है, तो इन दोनों को मिलाकर के, तो इसमें शिक्षक के साथ साथ छात्र के जो माता पिता होते हैं उनकी भी सहभागिता की आवश्यकता होती है। शिक्षण और सीखने का नया तरीका ऑनलाइन है और स्कूल इसका उपयोग लचीलापन पैदा करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि जो सीखने या शिक्षा देने की जो ऑनलाइन तरीका है, तो इससे भी जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आई है, लचीलापन पैदा करने के लिए किया जा सकता है। छात्रों को विभिन्न माध्यमों में और उनके माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। छात्रों को विभिन्न माध्यमों में और उनके माध्यम से, यानी कि जो अलग अलग माध्यम होते हैं उसमें छात्र को इन्वॉल्व होना होगा और उसमें अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए उनको। यहाँ कुछ ऐसे तरीके दिए गए हैं जिनसे स्कूल छात्रों के लचीलापन का निर्माण करने में मदद कर सकते हैं। यानी कि स्कूल में भी छात्रों के अंदर जो रिजिलियंस है उसको पैदा किया जा सकता है और ये जो फैक्टर्स की आगे हम जो चर्चा करेंगे वो इसमें काफी मददगार साबित होते हैं। तो इसमें है कक्षा की चर्चाएं। असफलता, त्रासदियों और अनुभवों के नकारात्मक प्रभाव से पीछे हटने के बारे में बात करना छात्रों को यह जानने में मदद करने का एक तरीका है कि असफलता जीवन का अंत नहीं है। असफलता या त्रासदी, जब किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसे लगता है कि अब तो मेरा जीवन ही अब ये हो गया, यानी कि जब असफलता मिलती है तो वो बिल्कुल निराश हो जाता है। तो उस निराशा को दूर करने के लिए या फिर ऐसी कोई त्रासदी आ जाती है तो लोगों का जो है ये सोचने लगते हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। तो इसको दूर करने की जरूरत होती है और उनको उस समय मोटिवेशन की जरूरत होती है कि एक असफलता से जीवन समाप्त नहीं हो जाती है। यानी कि हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे कि हम अपने आप को फिर से इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर से अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। ऐसी चर्चाओं में छात्र व्यक्तिगत अनुभव साझा कर सकते हैं। यानी कि जब कक्षा की चर्चाएं होती हैं और उस कक्षा की चर्चाएं का मतलब होता है कि जब छात्र आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं तो उसमें वैसी चीजों को भी चर्चा करते हैं जो कि उनके मन में तो होता है लेकिन वो उसको कहीं पे
एक्सपोज नहीं कर पाए होते हैं, किसी से शेयर नहीं कर पाए होते हैं। तो जब कक्षा की चर्चा होती है तो उसमें छात्र अपने जो मन की बात होती है, दिल की बात होती है, वो एक दूसरे से शेयर करते हैं और वर्णन कर सकते हैं कि उन्होंने स्थितियों और परिणामों से कैसे निपटा। यानी कि उनके साथ जब ऐसा सिचुएशन आया तो वो अपने आप को उस सिचुएशन से, उस स्थिति से बाहर कैसे निकाला। उन्होंने स्थिति और परिणामों से कैसे निपटा, क्योंकि यह उन्हें अपने और अपने साथियों के जीवन में एक खिड़की प्रदान करता है। यानी कि ऐसा जब सिचुएशन, ऐसी स्थिति जब उनके सामने आती है, यानी कि कक्षा की चर्चाएं जब होती है तो उन्हें एक मौका मिलता है अपने बात को, अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक मौका मिलता है जहां पे वो खुल करके अपनी बातों को रखते हैं। अगला है स्वमूल्यांकन और साझाकरण। छात्र अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने के लिए अभ्यास में संलग्न हो सकते हैं और पहले वाले को बढ़ाने और बाद वाले से निपटने के तरीके पर भी चर्चा कर सकते हैं। यानी कि स्वमूल्यांकन का मतलब हुआ कि छात्र अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने के लिए अभ्यास जो होता है में संलग्न हो सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और पहले उन्होंने जो किया, यानी कि पहले जो उन्होंने किया और अभी जो कर रहे हैं, इसमें किसको वो चुने ताकि वो अपने आप को जो असफलताएं उनके साथ हुई है उसमें कैसे इंप्रूव करें। तो उसके बारे में एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं। वे अपनी सफलताओं और असफलताओं का विश्लेषण कर सकते हैं। यानी कि जो सफलताएं और असफलताएं हैं उनके बीच में वो सोचने समझने का काम कर सकते हैं, उसको विश्लेषण कर सकते हैं कि कैसे ये हुआ, कैसे ये ना हो, इसके बारे में। और साझा कर सकते हैं कि वे कैसे अच्छा कर पाए। यानी कि जब उसका विश्लेषण करेंगे, सफलता और असफलता के जब विश्लेषण करेंगे तो वो किसी ना किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि क्या करें वो कि जो असफल हुए हैं उनमें वो सुधार करें और आगे सफलता के लिए प्रयास कर सके। उनकी विफलता में क्या योगदान रहा, यानी कि किस वजह से उन्हें सफलता नहीं मिली। इन कारणों पे जब वो सोचेंगे, समझेंगे तो उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे और आगे जाकर के वो सफल होंगे। यह प्रक्रिया छात्रों को खुद से परे देखने और न केवल अपने स्वयं के बल्कि दूसरों के अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाती है। यानी कि जो स्वमूल्यांकन और साझाकरण का जो ये प्रोसेस है, ये उन्हें न केवल अपने साथ जो हुआ उससे समझने के लिए बल्कि दूसरों के साथ भी जो होता है उससे सीख लेने के लिए सक्षम बनाती है। और दूसरों के माध्यम से भी वो ये समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे क्या हम अपनाएं कि जो हमारे साथ असफलताएं हुई हैं उनको हम दूर करें और आगे सफल हों। अगला पॉइंट है भावात्मक विनियमन और लचीलापन। यानी कि जब भावनात्मक रूप से किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, छात्रों को अपने शरीर, उनकी प्रवृत्तियों और यह कैसे उनके मूड या दिमागी सेट को प्रभावित कर सकता है के बारे में जानने की जरूरत है।
यानी कि छात्रों को अपने शरीर, उनकी प्रवृत्ति यानी कि उनकी जो आदतें होती हैं उसके बारे में, और या कैसे उनके मूड या दिमागी यानी कि उनका कैसे मूड बदलता है, कैसे उसको सेट करे, इसको प्रभावित कर सकता है के बारे में जानने की जरूरत है। तो ये यदि छात्र इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे, तो इसका उन्हें फायदा होगा। जब स्वयं को नियंत्रित करना और अपनी भावनाओं को इस तरह से व्यक्त करना सिखाया जाता है जिससे संघर्ष का समाधान हो सके, तो वे जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए लचीलापन सीखते हैं। जब स्वयं को नियंत्रित करना यानी कि अपने आप को जब नियंत्रित करके अपनी भावनाएं, उनकी जो भावनाएं होती हैं उसको व्यक्त करने के लिए सिखाया जाता है, यानी कि नियंत्रण के साथ में जब वे अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, और ये जब सिखाया जाता है जिससे संघर्ष का समाधान हो सके, यानी कि उनके लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है उसको दूर करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए जब सिखाया जाता है, तो वे जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए लचीलापन सीखते हैं, यानी कि वो अपने अंदर रेजिलियंस को इम्प्रूव करते हैं, और इसके लिए वो बहुत सारी चीजों का उपयोग करके और इसको सीखते हैं। असफलता का सामना करना यानी कि किसी के अंदर लचीलापन आने के लिए, उसके अंदर रिजिलेंस आने के लिए असफलता होना, या फिर जब वो असफलताओं का सामना, सफलताएं असफलताएं सबके जीवन में लगी रहती है, तो जब असफलताओं का जब वो सामना करता है तो उससे भी उसको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। असफलता पर चर्चा, इसका प्रभाव यानी कि उस पर चर्चा करता है कि किस वजह से, क्यों ऐसा हुआ, तो ये सब जब चर्चा करता है उसका प्रभाव यानी कि क्या उसका प्रभाव होता है, जब कोई असफल हो जाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है और इसे कैसे देखा जाता है, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आत्मदोष का सामना करने और रोकने के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी। यानी कि जब इन सारी बातों पे छात्र नजर डालेंगे, नजर दौड़ाएंगे, तब उन्हें इससे अपने आप को सीखने के लिए, यानी कि जब असफलताओं के बारे में जब काफी ज्यादा सोचेंगे तब उससे उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा और उनकी स्थिति के यथार्थवादी मूल्यांकन के साथ एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होगा। यानी कि जो फैक्ट है उसके साथ वो जुड़ेंगे और एक उनको पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा, नजरिया मिलेगा, जिससे कि वो दृष्टिकोण पैदा होगा, जिससे कि वो लचीली सोच सिखाकर व्यवहारिक परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी कि किसी के अंदर रेजिलियंस को बढ़ा करके उसके जो व्यवहारिक गुण हैं उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, जो मन को जीवन की विविध संभावनाओं के लिए खोलता है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि छात्र उम्मीद नहीं छोड़े, यानी कि असफल हुए किसी में तो ये नहीं कि वो सफलता की उम्मीद ही छोड़ दे। तो जब उस पर बहुत ज्यादा वो सोच विचार करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो उससे उनको पता चलेगा कि किस वजह से हमें असफलता मिली, और जब उस पर वो काम करेंगे तो आगे उनकी उम्मीद बढ़ी रहेगी कि कैसे हम सफल होंगे। सहयोग एवं नए अनुभव, छात्रों को उद्यम के माध्यम से दूसरों के साथ सहयोग करने की कला में महारत
हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। छात्रों को उद्यम के माध्यम से दूसरों के साथ सहयोग करने की, यानी कि जब सहयोग करने की भावना छात्रों के अंदर विकसित होता है तो इस कला में जब वो महारत हासिल, यानी कि जब इसमें वो दक्षता हासिल कर लेता है तो वो अपने लाइफ में आगे बढ़ता है और इसके लिए जो उसके शिक्षक हैं या फिर जो उनको भी इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि एक दूसरे के अंदर सहयोग की भावना हो, जिसके लिए परियोजना को सफल बनाने के लिए कौशल और ज्ञान साझा करने की आवश्यकता होती है। यानी कि जो भी उनके अंदर स्किल होते हैं उसको सिस्टमेटिक वे में यूज करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उन्हें नए अनुभव प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। यानी कि इसके अलावा जो सहयोग और अनुभव जो है वो तो पहले से है, इसके अलावा जो उन्हें अनुभव प्राप्त करने के लिए यानी कि नए अनुभवों को प्राप्त करने के लिए भी आगे निर्देशित किया जा सकता है, जो विभिन्न शौक विकसित करके, यानी उनके अंदर अलग अलग तरह का जो शौक होते हैं उसको विकसित करके साहसिक और खोजपूर्ण अनुभवों की तलाश करके, यानी कि जिससे वो अब तक दूर है, जिसके बारे में वो नहीं जानते हैं, वैसे अनुभवों को भी खोज करके तलाश करके उनके ज्ञान और कौशल को उन्नत करेगा। यानी कि उनका जो ज्ञान कौशल है, नॉलेज है, उसको और ज्यादा इंप्रूव करेगा। छात्रों को संकट से निपटने के लिए पढ़ाना, जैसा कि वे सीखने की प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू का अनुभव करते हैं, उन्हें लचीला बनने और धीरे धीरे जीवन के कौशल में महारत हासिल करने की क्षमता बढ़ाने में सक्षम बनाता है। यानी कि ये जो रेजिलियंस है वो छात्रों को संकट से निपटने, यानी कोई किसी तरह का अगर संकट आ गया तो उससे कैसे वो बाहर निकले, इसको बढ़ाना। जैसे कि वे सीखने की प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू, यानी कि जब वो कोई छात्र सीखता है तो उसके एक एक जो पहलू होते हैं उसका वो अनुभव करते हैं और तभी जाकर के वो सीखते हैं। उन्हें लचीला बनने और धीरे धीरे जीवन कौशल में महारत हासिल करने की क्षमता बढ़ाने में सक्षम बनाता है। लचीलापन केवल व्यक्तिगत और विशिष्ट रूप से बनाया जा सकता है। यह प्रक्रिया जारी है और जैसे जैसे छात्र छोटी और पार करने योग्य चुनौतियों से पार पाते हैं, वे बड़ी और कठिन चुनौतियों से निपटने में कुशल हो जाएंगे। यानी कि छात्र पहले छोटी छोटी चुनौतियां उनके सामने आती हैं और उससे जब वो चुनौतियों से बाहर निकलते हैं, अपने बुद्धि दिमाग टेक्निक्स का यूज करके जब धीरे धीरे उन चुनौतियों से बाहर निकलते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्किल्ड होते जाते हैं। उनके अंदर जो रिलीजियंस होता है वो इम्प्रूव करते जाता है और आगे चल के कठिन जो चुनौतियां आती हैं उनको भी वो बड़े ही आसानी से निपटने में, उन चुनौतियों से भी निपटने में बड़ी ही आसानी से वो कुशल हो जाते हैं। लचीले लोगों की विशेषताएं, यानी कि जो रिलीजियंस होते हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के हिस्से पर विभिन्न अध्ययनों के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ये लचीले लोगों की विशेषताएं हैं। यानी कि कुछ विशेषताएं जो हैं वो जो रिलीजियस लोग होते हैं उनके अंदर ये विशेषताएं होती है।
वे समस्याओं के कारण का पता लगाने में सक्षम हैं। यानी कि जो भी उनके साथ जो समस्याएं चल रही हैं, उसकी उन समस्याओं का जो क्या कारण है, किन वजह से ये समस्याएं हैं, उसका पता लगा लेते हैं, उसको पता लगाने में सक्षम होते हैं। समस्याग्रस्त स्थिति को फिर से होने से रोकने के लिए लचीला लोग आवश्यक रणनीति बनाते हैं। यानी कि जो समस्याग्रस्त स्थिति होती है, जो कि समस्या उत्पन्न करने वाली जो स्थिति होती है, वो दोबारा फिर से वैसी स्थिति उनके लाइफ में, उनके जीवन में ना आए, तो इनको रोकने के लिए वो रणनीति बनाते हैं। यहाँ आत्मविश्लेषण का तात्पर्य है कभी कभी संघर्ष के लिए ट्रिगर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। मतलब कि आत्मविश्लेषण का मतलब, यानी कि जैसा कि वाक्यांश से मालूम चल रहा है कि आत्मविश्लेषण यानी कि जब वो विश्लेषण करते हैं तो हर बार बाहरी अनुभव से ही हम नहीं सीखते हैं, कभी कभी हमारे अंदर से भी कुछ ऐसी युक्ति आती है जिससे कि हम उस समस्याओं से बाहर निकल जाते हैं, तो वो आत्मविश्लेषण हुआ। वे अपनी भावनाओं को संभालना जानते हैं। लचीले लोग अपने विचारों को संभालने में सक्षम हैं, क्योंकि कोई भी भावना यहां से शुरू होती है। हम सोचते हैं कि हम महसूस करते हैं, यानी कि हमारे अंदर भावनाएं कोई भी आती है कब, जब हम उसके बारे में सोचते हैं। लचीला लोग वे अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं ताकि नकारात्मक आरोप लगाने वालों से दूर न हो, और इसलिए नकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न करने की क्षमता है। यदि हमारे विचार नकारात्मक हैं तो नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है, और इसके विपरीत यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हमारा मूड अधिक सकारात्मक होगा। यानी कि हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि जब हमारे अंदर नकारात्मक विचार धाराएं जब आती हैं या नकारात्मक विचार आते हैं तो नकारात्मक भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं। यानी कि ये जो भावनाएं हैं वो कहीं न कहीं विचार पे ही डिपेंड है, यानी कि जैसा हमारे अंदर विचार आएगा वैसी हमारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यदि भावनाएं सकारात्मक होंगी तो हमारे अंदर सकारात्मक विचार अगर होंगे तो सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होंगी। यदि हम लचीलापन के लिए अपनी क्षमता को प्रशिक्षित करते हैं, हम नकारात्मक विचारों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करेंगे। यानी कि यदि हम अपनी क्षमता को प्रशिक्षित करते हैं, यानी कि और ज्यादा उन्नत करते हैं और ज्यादा बढ़ाते हैं, तो हम नकारात्मक जो विचार हैं उनको बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं, और हम प्रतिकूल परिस्थितियों का बेहतर ढंग से सामना कर पाएंगे। और जो भी हमारे सामने जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उसको हम बेहतर ढंग से सामना कर पाएंगे और उससे बाहर निकल पाएंगे। वे महान दबाव की स्थितियों में शांत रहते हैं, यानी कितना भी उनके ऊपर प्रेशर हो, स्ट्रेस हो, वो उसमें घबराते नहीं है, उससे घबराते नहीं। जो ज्यादा रिलीजियंस होते हैं वो उससे घबराते नहीं है, बिल्कुल उसमें शांत रहते हैं वो, क्योंकि वो सारे वैसे स्थितियों को देखे हुए रहते हैं और उससे बाहर निकले हुए रहते हैं, तो इसमें उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं महसूस होती है और बिल्कुल वो शांत रहते हैं जैसे पहले की तरह।
हम सभी अपने जीवन में कठिन समय से गुजरते हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये पैदा होते हैं तो शांत रहते हैं। यानी कि हमारे जीवन में कठिन से कठिन समय आता है और जो ज्यादा रिलीजियंस नहीं होते हैं वो उनसे घबरा जाते हैं जल्दी कि ये तो स्थिति उत्पन्न हो गई, अब हम कैसे इसे बाहर निकलेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जो इसमें दक्ष होते हैं, जो ज्यादा रिलीजियंस होते हैं, ज्यादा जिनमें लचीलापन होता है, वो आसानी से उसको संभाल लेते हैं, उस मैटर को संभाल लेते हैं और बिल्कुल शांत रहते हैं। लचीला लोग केंद्रित और शांत होने में सक्षम हैं। यानी कि जो भी लचीले लोग होते हैं वो केंद्रित यानी सेंटर्ड होते हैं और शांत रहते हैं। लचीला लोग केंद्रित और शांत होने में सक्षम हैं जब वे खुद को क्षणिक भ्रम और भ्रम की स्थिति में पाते हैं। यानी जब उनके पास क्षणिक जो परेशानियां होती है, भ्रम आते हैं, तो उसमें वो घबराते नहीं, बिल्कुल उसमें अपने आप को शांत रखते हैं। वे यथार्थवादी हैं। यानी कि आशावाद के बारे में बहुत और बुरी तरह से बात की गई है। वैश्विक विचार पैदा करना जो सकारात्मक होने का अर्थ है, वास्तविकता के कुछ पहलुओं से इनकार करना जो अपरिहार्य है और कई लोग के जीवन में मौजूद है। वे यथार्थवादी हैं लेकिन हमेशा सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं। यानी कि वो तो ये जो रिलीजियस जो पर्सन होते हैं ये यथार्थवादी है, यानी कि ये फैक्चुअल ज्यादा होते हैं और ये सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं। लचीला लोगों की आशावाद विशेषताओं का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका है। हमेशा सबसे अच्छी उम्मीद करने का मतलब यह नहीं है कि अपेक्षित इष्टतम परिणाम हमेशा होता है। यानी कि हमेशा सबसे अच्छी उम्मीद करने का मतलब यह नहीं है कि वैसा परिणाम हमें मिल ही जाए जो हम सोच रहे हैं, जो जिसकी हम आशा किए हुए हैं, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही हो, ऐसा नहीं होता है। बल्कि ऐसा होता है जो कुछ भी होता है वह लचीला व्यक्ति एक सबक सीखेगा जो उसे बनने में मदद करेगा। यानी कि जो भी होता है उससे उनको एक सबक मिलता है और वो उससे ये सीखते हैं कि आगे कैसे हमारे अनुकूल ये हो। खुद पर भरोसा रखें। यानी कि ये जो होते हैं वो अपने आप पे भरोसा रखते हैं। जो ज्यादा रिलीजियस होते हैं उनको अपने आप पे काफी कॉन्फिडेंस होता है। लचीला लोग उन्हें अपने मूल्यों और प्रतिकूलताओं को दूर करने की क्षमता पर भरोसा है। यानी कि जो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ज्यादा रिलीजियस होते हैं, उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियां भी डिगा नहीं सकती हैं। उन परिस्थितियों में भी ये अपने आप को स्टेबल करने की क्षमता रखते हैं, अपने आप पे भरोसा रखते हैं। हम जो कहते हैं वह हमारी वास्तविकता का निर्माण करता है। इसलिए यदि हम मानते हैं कि हम एक बाधा को दूर करने में सक्षम नहीं हैं तो निश्चित रूप से हम नहीं होंगे। यानी कि हमारे अंदर जैसा विचार आता है उसी के हिसाब से हमारी भावनाएं काम करती हैं। यदि हम किसी चीज को सोच ले पहले ही कि ये हमसे नहीं होगा तो वास्तव में हम उसके लिए प्रयास ही नहीं करेंगे तो वो वास्तव में वहां हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो विचार आती हैं उसी से भावनाएं उत्पन्न होती हैं और उसी के हिसाब से हम अपना एफर्ट करते हैं, अपना प्रयास करते हैं। वे समानुपाती हैं। यानी कि जो रिलीजियस पर्सन होते हैं वो समानुपाती होते हैं। सबसे बड़ी क्षमता वाले लोग समस्याओं का सही तरीके से सामना करते हैं। यानी कि जिनके पास ज्यादा क्षमता होती है वो समस्याओं को बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही आसानी से सामना कर लेते हैं
दूसरों की भावनाओं को पढ़ सकते हैं, यानी कि दूसरा क्या सोचता है, क्या करता है, उसको आसानी से वो समझ लेते हैं। समझे कि आपके आसपास क्या होता है और तदनुसार कार्य करें, यानी कि आसपास हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है उसके हिसाब से हमें काम करना होता है। लचीले लोग अधिक सशक्त होते हैं, यानी कि वो काफी कॉन्फिडेंस वाले होते हैं। तो निष्कर्षतः लचीले लोग अपनी ऊर्जा का उपयोग यह समझने के लिए करते हैं कि वे परेशान स्थिति से कैसे निपट सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं, यानी कि कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, परेशान करने वाली स्थिति हो, उसमें ये जो रिलीजियस पर्सन होते हैं अपने आप को इससे बाहर निकालने में बड़ी आसानी से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। थैंक यू सो मच।